वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 155 है। ठीक है। और जो क्लास 10th की साइंस की जो एनसीईआरटी हमने कवर करी है, ठीक है, उसमें हमने जूलॉजी जीव विज्ञान को कवर कर लिया है और भौतिकी को कवर कर लिया है, यानी फिजिक्स को, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को भी कवर कर लेते हैं, उसका ये टॉपिक रहेंगे। वैसे तो केमिस्ट्री से नाम मात्र के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस में तो कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। तो इस प्रश्न में ज़्यादा नहीं है, 25 एमसीक्यू में इस टॉपिक को इसकी जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है क्लास 10th की, इसको कवर कर देंगे। ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल क्षार और लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन और उसके यौगिक और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस सॉल्ट पे प्रश्न होंगे। मेटल नॉन मेटल पे एक आधा प्रश्न होगा, कार्बन और इट्स कंपोनेंट पे, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे एक प्रश्न हो सकता है। ठीक है। साइंस में जो है केमिस्ट्री के प्रश्न नहीं आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा, एक आधा प्रश्न बना तो बना, क्योंकि ये थोड़ा प्री मेडिकल एंट्रेंस वाला, इसके क्वेश्चन थोड़े हो जाते हैं, नीट वाले हो जाते हैं, पीएमटी वाले। तो चलो इस 25 प्रश्न को कवर कर देते हैं। 155 नंबर का ये टेस्ट होगा, तो ये क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है कवर हो जाएगी पूरी अपनी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, केमिस्ट्री है ये। ठीक है, एक एक अध्याय से दो दो तीन तीन प्रश्न होंगे बस। ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण से पहला प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा इनकरेक्ट है। एक अभिक्रिया है 2 PbO, ठीक है, 2 PbOS प्लस CS इज इक्वल टू 2 PbS प्लस CO2G। अब इसमें रिएक्शन में आपको बताना है कि ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या क्या हो रहा है, मतलब कौन सा गलत है। जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन जो नहीं हो रहा है उसी को अपने को ढूंढना है। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, हो रही है ज़्यादा सही है। लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। सीसा यानी लेड यानी Pb। ठीक है। कार्बन ये है। देखिए, इसमें सीसा तो अपचयित नहीं हो रहा है। ठीक है। इसमें तो जो है कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है इसमें। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है इसमें। कैसे अपचयित हो रहा है, क्योंकि Pb 2 Pb, इससे जो है ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो ये तो हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये नहीं हो रहा है। सीसा अपचयित हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो जो नहीं हो रहा है वो आंसर है ए और बी, इसका आंसर है। ठीक है, ए होगा इसका आंसर। देखिए, इस अभिक्रिया में जो लेड ऑक्साइड है यानी PbO से ऑक्सीजन हट रही है, इसलिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, सीसा नहीं हो रहा। कार्बन यानी C में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए कार्बन उपचयित हो रहा है। ये कार्बन जो है C, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये उपचयित हो रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो जो नहीं हो रहा है क्या, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहा है, तो ए और बी इसका आंसर है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज आपको PDF फॉर्म में मिलेगी, पेड टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एक रिएक्शन है यहाँ पर, Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया है, डी है इसका आंसर। देखिए, इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील एल्युमिनियम, कम अभिक्रियाशील आयरन यानी Fe को उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर रहा है, इसलिए यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तीसरा प्रश्न है, जो लोहे का चूर्ण होता है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा। हाइड्रोजन गैस बनेगी और अम्ल बनेगा। ठीक है, यानी आयरन क्लोराइड बनेगा, तो ए है इसका आंसर। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखिए, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है।
लवण है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस है। Fe+2HCl इज इक्वल टू FeCl2+H2। श्वसन को किस प्रकार की अभिक्रिया माना जाता है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी संयोजन या अपचयन? यानी एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, क्या है? ना तो रिडक्शन है ना कॉम्बिनेशन है, ये है एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक हटा दी, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये। श्वसन के दौरान हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है, जिससे ऊष्मा यानी ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? दीवारों पर सफेदी होगी CaOH का होल्टवाइज से, CaOH का होल्टवाइज। देखिए, बिना बुझे हुए चूने यानी CaO में पानी मिलाने पर बुझा हुआ चूना बनता है, यानी CaOH का होल्टवाइज, जिसका उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है। इसका यह हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से क्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की चमकीली परत बनाता है। नेक्स्ट जो अध्याय है वो है अम्ल, क्षार और लवण। कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो इसका pH संभवतः क्या होगा? देखिए, 7 के अगर ऊपर है तो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया? वो क्षारीय होता जाएगा। 7 के नीचे अम्लीय होता जाएगा, ये तो स्कूल में पढ़ा होगा। 7 उदासीन रहता है, तो 7 से अधिक ही होना चाहिए, 10 होगा। डी है इसका आंसर। लाल लिटमस को नीला करने वाला जो विलयन है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय विलयनों का pH मान 7 से अधिक होता है। दिए गए विकल्पों में केवल 10 ही 7 से अधिक है, तो डी आंसर। अपच यानी इनडाइजेशन, डाइजेशन का अपोजिट हो गया इनडाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में इन लगा दिया, इनडाइजेशन। इसका उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? देखिए, डाइजेशन ना होगा, अगर इनडाइजेशन हो रहा है तो एंटीबायोटिक तो क्या ही होगा उसमें यूज, एनाल्जेसिक भी क्यों लेंगे उसमें? तो एंटासिड प्रति अम्ल और एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, एंटासिड यानी प्रति अम्ल। अपच के दौरान आमाशय जो हमारा स्टोमक है उसमें अत्यधिक मात्रा में अम्ल बनता है यानी एसिड बनता है। ठीक है, एंटासिड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षारक होता है जो अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हमारे उदर यानी पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल तो H2SO4 है, ये तो है नहीं। सिट्रिक अम्ल हम फलों से लेते हैं, जैसे कि खट्टे फलों से, नींबू में, संतरे में। टार्ट्रिक इमली में होता है, हाइड्रोक्लोरिक ही है, सी है इसका आंसर। हमारा आमाशय प्राकृतिक रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? देखिए, एसिटिक एसिड तो सिरके में हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया खट्टे फलों में, नींबू में हो गया, संतरे में हो गया, टार्ट्रिक इमली में हो गया, तो ऑक्जेलिक एसिड हो गया। भी है इसका आंसर, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये पूछ लेता है कि किस में क्या है। चींटी काट लेती है तो वो छोड़ती है फॉर्मिक एसिड। टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जबकि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, किधर गया? 21 क्यों लिखा है? हाफ है, थोड़ा ऐसे 1/2 लिखना है। ठीक है, ऐसे जैसे ये लिखा है। अब ये भी ऐसे फॉर्मेट में नहीं आ पाता है, ये वाला जो फॉर्मेट है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और यह जिप्सम को
373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है, जिसमें कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा अणु जल का होता है। तीसरा टॉपिक, इससे 2-3 प्रश्न होंगे। तीसरा टॉपिक है धातु और अधातु। निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? बहुत पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न ये। तो मरकरी पारा ही है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है। मरकरी यानी पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? लोहे को तो क्या ही काटोगे आप, तांबे को भी, ठीक है, सोडियम ही काटोगे। ये है इसका आंसर। सोडियम और पोटेशियम जैसी क्षार धातुएं बहुत अधिक नर्म होती हैं, ठीक है, इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत है बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोटी ऑक्साइड की परत, तो इसको गैल्वेनीकरण कहेंगे, जस्तीकरण कहेंगे। एक तरह से उसको संक्षारण से बचाएगी ये। एल्युमिनियम पर संक्षारण प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए उस पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण, ठीक है, एनोडाइजिंग कहा जाता है, ठीक है, कोरोजन से बचाना है इसको। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये 24 कैरेट का होता है, भी है इसका आंसर। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन यह बहुत नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में तांबा या चांदी मिलाकर इसे 22 कैरेट का बनाया जाता है। कांसा यानी ब्रॉन्ज मिश्र धातु है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन भी होता है। जो कांसा है वो तांबे और टिन की मिश्र धातु है, याद रखना है इसको। तो कांसा यानी ब्रॉन्ज, तांबा यानी Cu और टिन Sn की मिश्र धातु है। अगर पीतल पूछ ले, ब्रास, ठीक है, ब्रॉन्ज और ब्रास में कंफ्यूजन होता है। जो ब्रॉन्ज है वो तांबा और टिन है, जो ब्रास है वो तांबा और जस्ता है। अगला टॉपिक है चौथा, कार्बन और उसके यौगिक। ब्यूटेनान चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, यानी ब्यूटेनान इज ए 4 कार्बन कंपाउंड, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ विच इज डैश, एल्डिहाइड का, कीटोन का, अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इसका आंसर है कीटोन, सी है इसका आंसर। देखिए ब्यूटेनान में नान के अंत में आन प्रत्यय लगा है, जो कीटोन प्रक्रियात्मक समूह यानी CO की उपस्थिति को दर्शाता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की जो तली है, ठीक है, उसका जो बैक है वो बाहर से काली हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र यानी गीला है, और ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। पूरी तरह से जल जाता तो क्लीन गैस होती, वो तो जैसे LPG होती है, उसमें कहाँ बर्तन काले होते हैं। लेकिन अगर आपने मिट्टी के चूल्हे पर या फिर ईंटों के ऊपर कोई पात्र रख के लकड़ी जला के खाना पकाओगे तो एकदम से काला हो जाता है। तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, बर्तन काला हो जाता है, बी है इसका आंसर। जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है तो अनुत्पादित कार्बन कण कज्जल यानी सूट के रूप में निकलते हैं, जो बर्तन के नीचे जमा होकर काला कर देते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इसमें 7 सहसंयोजक आबंध हैं, बी है इसका आंसर। एथेन यानी C2H6 में CC आबंध और 6 CH आबंध होते हैं, कुल मिलाकर 1 + 6 = 7 सहसंयोजक आबंध। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? यह है ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिससे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है।
वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन है इसका उत्तर। वनस्पति तेल यानी असंतृप्त हाइड्रोजन को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाने पर वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी वनस्पति घी में बदल जाते हैं। इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है। अब महत्वपूर्ण मिश्रित प्रश्न होंगे, 4 से 5, 25 क्वेश्चन है इसमें। चिप्स की थैली में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंक, एसएससी, स्टेट के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा गया। नाइट्रोजन भरी जाती है। चिप्स में वसा और तेल होते हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उपचयित यानी विकृत गंधी हो जाते हैं। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो इस ऑक्सीकरण को रोकती है। नंबर 22 है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या लोहा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? यह तत्व है कैल्शियम। ये है इसका आंसर। देखिए, कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO बनाता है, जिसका गलनांक उच्च होता है और यह जल में घुलकर CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। एथेनॉल का उपयोग कफ सिरप और टॉनिक जैसी दवाओं में क्यों किया जाता है? यह खट्टा होता है, यह गैस बनाता है, यह केवल रंग देने के लिए, यह एक अच्छा विलायक है। यह अच्छा विलायक है, यह है इसका आंसर। देखिए, एथेनॉल पानी में अत्यधिक विलय है और कई कार्बनिक यौगिकों के लिए एक उत्कृष्ट विलायक का कार्य करता है, तो यह है इसका आंसर। नंबर 24 पर आ जाइए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। यह है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। बी है इसका आंसर। मोज़ले के आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, तो बी है इसका आंसर। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक तो खट्टे दूध में हो गया, खट्टे फलों में सिट्रिक हो गया, सिरके में हो गया एसिटिक अम्ल यानी एथेनॉइक अम्ल भी इसको बोलते हैं। बी है इसका आंसर। देखिए, सिरके में जो है एसिटिक अम्ल ये है CH3COOH पाया जाता है और इसे एथेनॉइक अम्ल एथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। व्यावसायिक सिरके में आमतौर पर 5% से 8% एसिटिक अम्ल होता है और बाकी हिस्सा पानी होता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो सिरके को खट्टा स्वाद और तीखी गंध प्रदान करता है। तो 10th क्लास की ये जो 10th क्लास की NCERT के जो रसायन विज्ञान वाले टॉपिक थे वो कवर हो गए हैं। ठीक है। केमिस्ट्री से एक आधा प्रश्न ही बनता है एग्जाम्स में। मेन फोकस तो उनका बायोलॉजी और फिजिक्स पर ही रहता है, यानी भौतिकी पर। तो 10th क्लास की पूरी NCERT हमने कवर कर दी है। प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। फॉर्म की डेट अभी चल ही रही है, आप भर सकते हो UPPCS का। ठीक है। सीरीज़ बड़ी हेल्पफुल होगी। फुल टेस्ट सीरीज़ से आप जुड़ सकते हो PDF फॉर्मेट में वाली। ठीक है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके।